Hello and welcome to all my champions. Good afternoon. सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. हालचाल बता दीजिए. गुड आफ्टरनून. और बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए ऑडियो वीडियो, ताकि हम लोग शुरू करें क्लास को. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गौरव, QRSP. राधे राधे. बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट से. ठीक है. पढ़ाने के बाद मैं इसका शीट आपको दे देती हूँ आपके अपडेट सेक्शन, मतलब आपके PDF वाले सेक्शन में आंसर के साथ. ठीक है, आंसर के साथ. और बोलूँगी ना कि PDF मत ही निकालिए. ओके, PDF निकालने में अननेसेसरी खर्च क्यों करेंगे. यहीं पे बना के ख़त्म करिए. और कभी बनाने का मन है ना तो ऑनलाइन ही अपना यहीं पे बना लीजिए. अननेसेसरी PDF निकालने की ज़रूरत नहीं है. बीच बीच में एक एक क्लोज टेस्ट, एक एक सेट निकाल के बना लीजिएगा दोबारा मन करे तो. ओके, चलो सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, स्टेनो का आंसर की आ गया है. स्टेनो वगैरह का मैं ईडीएम्स और सब मैच करता ही हुआ आया है. ईडीएम्स, वन वर्ड, वो कैब वगैरह सब करवा दूंगी. स्टेनो में एक स्टूडेंट है जिसका 100 में 100 आया है. देखना है सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. हाँ, यू विल गेट द वोकैब वाला शीट. बस वोकैब वाला शीट का ना थोड़ा सा बचा हुआ है. वोकैब का जो कौन सा बचा हुआ है, जो होमोनिम्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बचा है. उसका A4 कर हो जाता है. उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो यू विल गेट द शीट, नॉट टू वरी. व्हाई विल आई कीप द शीट? रख कर क्या करूँगा? करूँगी आप ही लोग के लिए है. पोल ठीक हो गया है. पहले इसको पढ़िए. आज पोल टेस्ट करूँगी. ठीक है, पोल का भी आज टेस्ट करूँगी. चलिए चलिए एक बार इसको बनाइए, इधर उधर की बातें नहीं. एरोबिक्स इज अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज है. पहले ना आंसर मत देना. आज मैं पोल करके देखूंगी. पहले आंसर मत देना, पढ़ के अपनी तरफ से पढ़ के बना के डन बोलना. डन बोलना, डन. उसके बाद पोल ठीक हो गया है. टेस्ट करूंगी आज. सब मिल जाएगा, भरोसा करिए ना, भरोसा करिए. आप मुझसे वन वर्ड, चलो आप मुझे बताओ, आप मुझसे वन वर्ड का थोड़ा सा टाइम तो दे दो. वन वर्ड का और ईडीएम का मैंने बोला था कि मैं आपका शीट दे दूंगी. ठीक है, वन वर्ड और ईडीएम का मैं आपको शीट दे दूंगी. बट मैंने क्यों रोक दिया? ठीक है, इसलिए मैंने आज बोलो तो मैं आज शीट दे दूंगी. बस मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए. इसलिए क्योंकि इस शीट में ना मैंने क्या किया है कि स्टेनो में जितने भी नए नए आए हैं उसको अपडेट कर दिया है. ठीक है, स्टेनो में नहीं, सीपीओ में. सीपीओ वाला अपडेट हो गया था. सीपीओ में जितने नए वन वर्ड आए हैं, सीपीओ में जितने ईडीएम्स आए हैं, सबको शीट में डाल दिया था. तो अब मैंने सोचा था मैं आपको दे दूं. तब तक कल स्टेनो का भी आ गया. तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए. आप ही के फायदे के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ ना, उस शीट में स्टेनो का भी डाल दे रही हूँ. ठीक है, स्टेनो का भी डाल दे रही हूँ. तो आपके पास ज़्यादा कंटेंट चला जाएगा ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक के रखा है. मैंने अपनी टीम को बोला है कि फ्राइडे तक ना सब अपडेट कर दो, ताकि बच्चों के पास अपडेटेड शीट पहुँचे. हाँ, तो चलो बताओ क्या होगा. पहला वाला का क्या होगा? थोड़ा साइड हो जाइए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए. स्टेनो का भी फिर बोलोगे ना कि मैम, फिर तो आप बोलोगे कि मेंस का भी डाल दिया जाए. ऐसा नहीं बोलूँगी मैं.
चलो स्टार्ट किया जाए। एरोबिक्स इज अ सिस्टम, सब लोग एरोबिक्स करते हैं ना, एरोबिक्स वाला एक्सरसाइज करते हैं। एरोबिक्स इज अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज। एरोबिक्स एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करना मतलब हार्ट को आपका स्पीड अप रखता है, हार्ट को एकदम हार्ट को काम करवाता है। एरोबिक्स एक्सरसाइज से आपका हार्ट एकदम स्टिमुलेट रहता है, हार्ट और लंग्स को। ठीक है, तो हु तो नहीं होगा, हु तो लोगों के लिए और हुम भी लोगों के लिए। यहाँ पे विच लगेगा, ये विच किसके लिए है? ये विच है एक्सरसाइज के लिए। एरोबिक्स एक ऐसा एक्सरसाइज है, तो ये दो तो होगा नहीं। और वेयर तो हम जगह के लिए लगाते हैं। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर आई वेंट, वेयर तो जगह के लिए लगता है, तो ये भी नहीं। आंसर इज विच। इस मंथ में आपको एकदम बेसिक वाला करवा रही हूँ, फिर जब नवंबर मंथ से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एरोबिक्स एक एक्सरसाइज है जो कि आपके हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके हार्ट का एनकरेज प्रमोट करके क्या करता है, आपके बॉडी में चेंजेस क्या करता है, आपके बॉडी में चेंजेस डिजाइन करता है, डिजाइन नहीं करता है, आपके बॉडी में चेंजेस लाता है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, आपके बॉडी में चेंजेस को असेंबल नहीं किया जाता। असेंबली होता है ना स्कूल में, असेंबली में सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, असेंबल भी नहीं होगा। चेंजेस को डिस्कवर थोड़ी किया जाता है, यू प्रोड्यूस चेंजेस। प्रोड्यूस मतलब कॉज, चेंजेस कॉज करता है, प्रोड्यूस। ओके, प्रोड्यूस चेंजेस इन द, आपके अंदर एरोबिक्स करोगे तो इससे हार्ट आपका स्टिमुलेट होगा, लंग्स स्टिमुलेट होगा, और आपके बॉडी में फायदेमंद चेंजेस प्रोड्यूस होगा। दीज डैश स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स एंड डैश, दीज इंसर्ट, दीज एंटर, इस वजह से आपका बॉडी में बेनिफिशियल चेंजेस होता है। और चेंजेस में क्या क्या होता है बता रहे, बताना थर्ड वाले का। दीज एडमिट, एडमिट का दो मतलब होता है, एक एडमिट का मतलब होता है दाखिला, और एक एडमिट का मतलब है स्वीकार करना। ठीक है, कोई भी चीज़ एडमिट करना, अपनी गलती वगैरह स्वीकार करना। तो ना यहाँ दाखिला का सेंस आ रहा है, ये जो बहुत सारे चेंजेस में से आगे बताया है। ठीक है, आपके बॉडी में कौन कौन सा चेंजेस आता है, वो आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपके बॉडी में फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स होता है, तो एडमिट तो नहीं होगा। और दीज इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब भी है किसी के अंदर कोई चीज डालना, ये भी नहीं होगा। दीज इंक्लूड, इंक्लूड मतलब जो हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं ना, उस चेंजेस में ये चेंजेस शामिल है। दीज इंक्लूड, दीज इंक्लूड मतलब ये चेंजेस में ये चेंजेस शामिल है, जैसे मसल स्ट्रांग हो जाता है, लंग्स वगैरह का स्ट्रांग हो जाता है। तो दीज इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स एंड द रैपिड फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। क्या होगा रैपिड, अरे पोल दूंगी, रुको रुको, पोल दे रही हूँ। रैपिड, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर में, आपके बॉडी में अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे ना, तो लंग्स में ओके फ्री मूवमेंट ऑफ एयर होगा। एक्सरसाइज के वजह से ना चोक हो जाना मतलब एकदम दम घुटना, एयर चोक थोड़ी होगा। स्टाइफलिंग का मतलब भी होता है वेरी सफोकेटिंग, घुटन पैदा करने वाला। स्टाइफल गला घोट कर किसी को मारना, घुटन वाला, तो एयर को स्टाइफल थोड़ी करेगा, एयर को ब्लॉक थोड़ी करेगा। एड का मतलब होता है हेल्प करना, फर्स्ट एड दिया जाता है ना, हेल्पिंग। ओके, दिस विल हेल्प, ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा रैपिड फ्लो ऑफ एयर, ब्लॉक नहीं करेगा। और दूसरा देख लो, ऑफ द लंग्स, अ मोर डैश हार्ट, हार्ट को क्या बनाएगा, अ डैश हार्ट टू पंप मोर ऑक्सीजन एंड ब्लड। ऑप्शंस दो छाटी है, अ डैश हार्ट, एटिक्वेट नहीं होगा, एटिक्वेट पर्याप्त होता है, एटिक्वेट मात्रा अमाउंट बताता है। हार्ट को मोर ट्रेन्ड हार्ट, हार्ट को ट्रेनिंग थोड़ी दिया जा रहा है। हाँ, क्या होगा, अरे रुको रुको, मैं आपका पोल करवाती हूँ, रुको। स्किलफुल नहीं होता है, एक स्किलफुल का मतलब होता है ना कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट वगैरह हासिल करना, स्किल। तो हार्ट का एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है ना सही तरीके से हार्ट का फंक्शन होगा। ओके, एफिशिएंसी आपकी एबिलिटी बताता है, हार्ट की एबिलिटी फंक्शन करनी। हार्ट स्किलफुल नहीं है,
स्किलफुल मतलब होता है ना, कोई भी आपने स्किल वगैरह टैलेंट वगैरह अक्वायर किया है तो आपके बॉडी का जो ऑर्गन्स होता है ना वो एफिशिएंसी से काम करेगा। आपके बॉडी का ऑर्गन स्किलफुली नहीं काम करेगा। स्किलफुली का मतलब है एक्सपर्ट तरीके से कोई भी। स्कोर बताइए, स्कोर। विकास एक बार पोल कर लेते हैं आना, ये सब बहुत पोल पोल कर रहे हैं, पोल पोल कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ ना आप। नहीं हो जाएगा। हाँ, आपका बॉडी एफिशिएंट है। एफिशिएंसी मतलब हार्ट की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, हार्ट का स्किल्स थोड़ी बढ़ता है। 5 में 5 आया, ठीक है। चलो आंसर मत देना, ठीक है। अब हम ये वाला स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि काइंडली आंसर मत दीजिएगा, आंसर पोल में दीजिएगा। रुक जाना अभी, पढ़। पहले तो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के डन बोलेंगे, ठीक है, पढ़ के डन बोलेंगे। फाइव में 5 आया है। एक बार पोल टेस्ट कर लिया जाए, पोल भी टेस्ट कर लिया जाए। डन बोलना, जब मैं आंसर मांगूंगी तभी देना। वेयर तो जगह के लिए होता है ना, विच जगह के लिए नहीं होता। एक बार पोल बता रही हूँ, पोल यूज करना सीखो। पोल क्या होता है? पोल बता रही हूँ क्या होता है, पोल सीखना है, पोल सीखना है। चलो डन हो गया, ठीक है, डन कर लिया बच्चों ने, इसका मतलब है पढ़ लिया होगा। आपके पास पोल फीचर आ रहा होगा। रेडियो टॉक इज अ काइंड ऑफ राइटिंग दैट इन सम वेज एक बार पोल की भी टेस्टिंग हो जाए। कितना 15 मिनट्स का टाइमर है? Yes, 15 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट वाला पोल भी सीखना है, ठीक है, पोल भी सीखना है। पोल कैसे? क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगी तो पोल पे ही लूंगी ना। हाउएवर इन दिस केस द रेडियो टॉक इज पोल दे रही हूं। लीडर बोर्ड आ रहा है? हाँ, लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में मुझे कपिल दिख रहे हैं, रजत, आर्यन, जिज्ञासा, रितेश, स्वर्णिमा, समीर, दिव्यांशु। हो गया, चेक हो गया तो ये पांचों कंप्लीट कर लो। आज का मैं कर लूँ। बस 5 करके नेक्स्ट वाला। ऑल्दो टॉक्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन वंस। हाँ, थर्ड वाले का पोल दे रही हूं। एवरी टाइम सेकंड्स क्रिएट करना रह रहा है क्या? नहीं, वो ठीक हो रहा है। बस एक ऊपर वाला जो है ना अभी ठीक नहीं हुआ इसका। ऊपर वाला मतलब? ये जो थोड़ा सा ऊपर जाता है ना वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, वो थोड़ा है अभी। लेकिन ऑप्शन देना मैंने ठीक ही है, वो भी ठीक आ रहा है। जो भी हमारा इशू था ना वो सब सही हो गया है इसमें। हो गया, टाइम खत्म। फोर्थ वाला। Yet they must be of general interest to a wider dash.
बच्चों को लीडर बोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट्स को? हाँ दिखेगा, सबको दिखेगा, व्यू लीडर बोर्ड करेगा, दिख जाएगा सबको। देख लेना कमेंट्स इन लोग का। बाकी बच्चों का पोल कैसे आ जा रहा? और लास्ट वाला, ठीक है, द की इज टू हैव एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग सो दैट इट ग्रैब्स द लिसनर्स डैश। 5th वाले का पोल। बहुतों का पोल नहीं आ रहा है। चलो लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। पता नहीं, देखो इन सारे बच्चों का पोल कैसे आ गया है लीडर बोर्ड पे। रजत, जिज्ञासा, योगेश, राहुल, श्रेया, ओके, जडी, हर्षा, कपिल, आर्यन, रितेश एंड स्वर्णिमा। चलो चलो पोल ऑफ कर दो, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोल हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। हाँ, अब मुझे बता देना कि पोल बनाते समय किसको क्या दिक्कत आई है, एक बार बता देना कमेंट्स में, ठीक है। पोल करते समय किसको क्या दिक्कत आई है कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी टीम देख लेगी, मॉनिटर कर रहे हैं आपके कमेंट्स, एक बार बता दीजिएगा क्या क्या है। बोलते जाइएगा। लीडर बोर्ड नहीं आया था, ओके, अच्छा चलो ठीक है, वो सब कमेंट्स, ओके। चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब आ जाओ पहला वाला, रेडियो टॉक अभी छोड़ दो, ठीक है, आप कमेंट करना छोड़ दीजिए, ठीक है। रेडियो टॉक इज अ काइंड ऑफ राइटिंग। रेडियो टॉक, रेडियो पे जो टॉक होता है ना, ये एक तरह की राइटिंग है, दैट इज इन सम वेज डैश टू अ मैगजीन और आर्टिकल। कंपैरिजन किया गया है, जो रेडियो पे बातचीत होती है ना, ये एक तरह का राइटिंग है जो कि एक मैगजीन के आर्टिकल की तरह है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, डैट इन सम वेज, यहाँ पे लिखा है वेरिड। वेरिड का मतलब है डिफरेंट, और अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं, अनलाइक का मतलब भी होता है डिफरेंट। अब बोलना, अब ये मत सोचना कि मैम लाइक करने का मतलब तो पसंद करना होता है, लाइक का उल्टा डिसलाइक होता है, नफरत करना। बट एक लाइक का मतलब है के जैसा, अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, तो ये दोनों का मतलब तो सेम ही है, ये दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ना कि रेडियो टॉक, ठीक है, ये किसी मैगजीन के आर्टिकल की तरह होता है, सिमिलर आएगा, सिमिलर के साथ टू आएगा, टू 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 टू, ओके, टू टू, ओके, चलिए टू आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला आ जाओ, मैगजीन। हाउएवर इन दिस केस रेडियो टॉक बिल्कुल मैगजीन के आर्टिकल की तरह है, ओके, लेकिन ये भी ध्यान रखना, हाउएवर, ये तो आंसर हो गया। हाउएवर इन दिस केस द रेडियो टॉक इज डैश रिटन फॉर द रेडियो, ठीक है। रेडियो टॉक मैगजीन के आर्टिकल की तरह है, बट ये जो रेडियो टॉक है ना, खास करके रेडियो के लिए लिखा जाता है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटोमेटिक का मतलब होता है एकदम खुद से, इंसिडेंटली नहीं होता। इंसिडेंट का मतलब है कोई चीज किसी घटना से जुड़ा हुआ है, और क्वेश्चनेबली का मतलब है प्रश्नों के दायरे में आना। स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली का मतलब होता है पर्टिकुलरली। रेडियो टॉक्स जो होता है ना, खास करके लिखा ही जाता है रेडियो के लिए। ऑल दो टॉक्स आर यूजुअली बेस्ड, और रेडियो पे जो टॉक्स आते हैं ना, रेडियो पे जो लोग बातचीत करने आते हैं, वो किसी व्यक्ति के डैश एक्सपीरियंस पे, क्या एक्सपीरियंस पे? रेडियो टॉक बेस्ड ऑन वंस
वंस किसी व्यक्ति के पब्लिक एक्सपीरियंस पे नहीं है, एलियन पे नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी के व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। ओके, हाँ, किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। और फिर आगे इन्होंने बोला है येट नो डाउट ऑल्दो टॉक्स आर बेस्ड ऑन वंस पर्सनल एक्सपीरियंस, बट फिर भी ये एक जनरल इंटरेस्ट की चीज है। किसके लिए? टू अ वाइडर डैश। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? ग्री का मतलब होता है ग्रुप। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है धार्मिक पर्पस से जो भीड़ होती है। ओके, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है लोगों का एक साथ इकट्ठा होना किसी धार्मिक पर्पस से। बट रेडियो के कॉन्ग्रीगेशन, रेडियो का क्राउड नहीं होता, रेडियो के ऑडियंस होते हैं। रेडियो और टीवी के ऑडियंस ओके, रेडियो के ऑडियंस होते हैं, ठीक है। और द मेन चीज क्या है कि टू हैव एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग। रेडियो टॉक्स में इसकी शुरुआत इंटरेस्टिंग वे में करवाए ताकि लोगों के अटेंशन, ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे, लोगों का लिसनर। और यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। कोई भी बातचीत की शुरुआत इंटरेस्टिंग वे में करना चाहिए ताकि ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। इनडिफरेंस का मतलब है अनकंसर्न, उदासीन, तो यहाँ तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। नेग्लेक्ट का मतलब भी है अनदेखा करना, इग्नोर करना, और डिसरिगार्ड करना मतलब इग्नोर करना। आंसर इज अटेंशन, उसकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। स्कोर बताइए, स्कोर जल्दी से स्कोर बताइए। कि देखो ये दोनों का अगर कोई दिक्कत है तो हिंदी लिखते जाना। ये दोनों का मतलब सेम है, के जैसा नहीं, और वेरिड का मतलब सिंगुलर टू थोड़ी होगा। सिंगुलर का मतलब है अकेला, सिमिलर टू। ओके, और ये खास करके पर्टिकुलरली बनाया गया है रेडियो के लिए, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो में आकर लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एलियन एक्सपीरियंस को नहीं। और रेडियो पे ऑडियंस होती है, बात को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि लोग। आया है 5 में 1 आया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ कि अगर जिसका 1 वगैरह आया है क्या सोच के किया, जरा बताना तो। पहला वाला का क्या किया था, एक बार मुझे बताना, पहला वाला का क्या किया था जरा। हम्म, धीरे धीरे। हाँ, पहला वाला का आपको पहला वाला का सिंगुलर तो कर ही नहीं सकते थे। इन सम वे सिंगुलर टू अ मैगजीन, ये बोल रहे हैं कुछ मायनों में रेडियो टॉक मैगजीन आर्टिकल की तरह होता है, की तरह होता है। ओके, और दूसरा हाउएवर इन दिस केस रेडियो टॉक लिखा ही जाता है। रेडियो में जो बातचीत होती है खास करके ऑटोमेटिकली थोड़ी होगा, स्पेसिफिकली रेडियो के लिए होता है, रेडियो के लिए होता है। ओके, और ओपिनियन थोड़ी, पब्लिक एक्सपीरियंस थोड़ी देते हैं, हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये तो अच्छा था। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, PQRS पे। PQRS ऑप्शंस को छाटिए, किसी हाल में 2 ऑप्शंस को छाटना है। देखो यहाँ पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 ऑप्शन बी से और 2 सी से। अब आपको देखना है कि बी होगा या सी होगा, बी और सी पे ध्यान दीजिए। इसने
एक मिनट विकास, ये पोल को जैसे पोल बोल रहे हैं, पोल दिख रहा है इन लोगों को, स्क्रीन पे पोल आ रहा है जिस वजह से आंसर छुप रहा है क्या? मैंने भेज दिया उनको, मैंने जो था प्रॉब्लम, अब तो हटा दिया है पोल, अभी भी दिख रहा है पोल। पहले का मैसेज आ रहा है, पहले मैंने हटा दिया पोल। पता नहीं इनको। चलो ठीक है, फुल स्क्रीन करते हैं तो छुपता है, तो हमें बोल दिया इन लोगों को। ठीक है ओके। चलो हाँ, अब देखो हमारा ऑप्शन बी से नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी से इसलिए नहीं होगा ना, वंस जनरेटेड, एक बार प्रोड्यूस होने के बाद दे ट्रैवल, दे मतलब वे आउटवर्ड ट्रैवल करते हैं। वे मतलब किसके लिए बोला गया है? ये वे प्रोनाउन है, किसी के लिए बोला गया होगा ना। और याद रखना कि ये दे हमेशा लोगों के लिए नहीं होता है, दे पर्सन के लिए भी हो सकता है और दे चीज़ों के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए। तो बी तो हमारा किसी हाल में नहीं हो, क्योंकि प्रोनाउन ये दे किसी के लिए यूज होगा। एक बार जनरेट होने के बाद ये डिस्टेंस ट्रैवल, आउटवर्ड ट्रैवल करता है सब दिशा में। तो बी से तो हट ही गया। अब आपका आंसर सी से ही होगा। सी में सुनामी के बारे में बताया है। A tsunami is made up of a series of long waves. सुनामी जो समुद्र में तूफान आता है उसके बारे में बताया है। तो सी से ही स्टार्ट होगा। अब मुझे बताओ कि सी के बाद क्या लग रहा? हाँ, सी के बाद सी के बाद देख लो। और दूसरा मेरे को क्या दिख रहा है? ये दोनों ऑप्शन में नजर डालो। देखो, सी के बाद डी और यहाँ भी सी के बाद डी, बट यहाँ ए के बाद बी और यहाँ बी के बाद ए। ये दोनों में बस, ये दोनों ऑप्शन में ये डिफरेंस दिख रहा है ना। अब देखो क्या करना है। ये बता रहे these are generated by a high violent undersea disturbance. These are, ये प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा। पहले तो ये प्रोड्यूस होता है और फिर बता रहे हैं वंस जनरेटेड, और एक बार प्रोड्यूस होने के बाद ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ए के बाद बी होगा ना। पहले बोल रहे हैं कि ये जनरेट होता है, ये सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स जनरेट होता है, और एक बार जब प्रोड्यूस होता है तो ए के बाद बी होगा। ए के बाद बी सी के बाद कहां से हो जाएगा? सी के बाद बी कहां से? कंफ्यूज करने वाला था। वंस जनरेटेड ये बोल रहे हैं ना, आपके दिमाग में जाएगा। अ सुनामी इज मेड अप अ सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव्स। ठीक है, सुनामी में बहुत सारे सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव्स होते हैं, और ये बोला है कि ये वेव्स बनता कैसे है। ठीक है, ये वेव्स बनता कैसे है? बाय वॉयलेंट अंडर सी और डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटी। ये वेव्स इससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसके बाद ए होगा, और फिर प्रोड्यूस होता है, और एक बार प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रैवल होता है, और बाद में तो पूरी, और लास्ट वाला डी होगा ना। लास्ट वाला स्प्रेडिंग, एक बार ये चारों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और बाद में सब जगह फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, डिसेबल कर दीजिए। उसने डिसेबल किया है भाई, डिसेबल। ये पोल ला के विकास, ये पोल क्या दिख रहा है? वो बोल रहे हैं पोल डिसेबल करिए, डिसेबल करिए। अभी भी दिख रहा है, बोल तो रहे हैं ये सब। सर मैंने तो हटा दिया स्क्रीन। देखो, अभी मुझे दिख रहा है क्या? अभी भी दिख रहा है। बोल रहे हैं अभी पोल शो कर रहा है। तो ना शो कर रहा है, तो कहाँ शो कर रहा है? मैं डिस्कवर एंड बोलिए, एक बार बैग जाके इन आ जाएगा, हो जाएगा सही। क्या करना है? बैग जाके बैग लॉग इन की क्या कहते हैं, वीडियो से हट करके अंदर आ जाएगा फिर से वो।
इसमें पोल डिसेबल का ऑप्शन नहीं है। डिसेबल हाँ हटा हुआ है, शायद मैं समझ उनका स्टक हो गया होगा, तो बोले ना पेपर वापस आकर के एक बार बंद करके क्लास फिर से वापस ऑन करने के लिए हो जाएगा। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो सेकंड, अपने ऑप्शंस को छाटिए। 2 ऑप्शन ए से ए और 2 डी से, 2 ए से डी से। पोल नहीं दिख रहा है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो चलो बताओ जल्दी से। द कैफेज ओनर, पहले मुझे बताओ कि ए और डी में कौन सा पहला होगा। ए और डी में, ए और डी में से पहला कौन सा होगा? नहीं, मैं जो पूछूंगी वही बताना। ए और डी में से कौन पहला होगा और क्यों होगा? क्यों होगा? देखो, द कैफे, दिस कैफे। अब आप बोलोगे मैम दिस कैफे का मतलब कौन सा कैफे? यहीं पे बताया है, दिस कैफे, ये कैफे विच हैज जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड। ये दिस कैफे, आप बोलोगे मैम दिस कैफे मतलब कौन सा कैफे? यहाँ पे इस कैफे के बारे में कहीं दूसरी जगह जानकारी नहीं दी गई है, यहीं पे बोला गया है। ये कैफे जो कि टोक्यो में खोला गया है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और फिर है द कैफे का ओनर, कैफे का मालिक। तो पहले तो आप कैफे के बारे में बताओगे ना। ओके, पहले तो कैफे के बारे में बताओगे। कौन सा कैफे? टोक्यो वाला कैफे, ठीक है, जो टोक्यो में खोला गया था। और इस कैफे के मालिक का कहना है ये, तो पहले तो कैफे के बारे में बताओगे तो डी से ही होगा, ए से तो बिल्कुल नहीं होगा, ए से बिल्कुल नहीं होगा। ओके, डी से ही होगा। पहले कैफे खुला है, फिर कैफे के मालिक के बारे में बताओ। अब देखो डी के बाद क्या है, बोला है कि दिस कैफे, डी के बाद यहाँ पे सी दिया है और यहाँ पे डी के बाद बी दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, डी के बाद किसी हाल में बी होगा। डी के बाद किसी हाल में बी नहीं आएगा ना। बोल रहे हैं ये कैफे कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नन ऑफ देम आर वेनेमनस, वेनेमनस का मतलब है जहरीले। तो कहीं से भी ना डी और बी का लिंक ही नहीं बैठ रहा था। ये बोल रहा है कि कैफे खोला गया है ये, और उसमें से कोई भी जहरीला नहीं है। तो ये देम जो है ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। तो डी ऑप्शन में ना, डी ऑप्शन में कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है प्लूरल नाउन जिसके बदले हम प्लूरल प्रोनाउन डालें। तो डी के तुरंत बाद किसी हाल में बी होगा ही नहीं, बी होगा ही नहीं। डी के बाद सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है हियर, हियर का मतलब है कहाँ? हियर यू कैन सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स। ये जो कैफे खोला है ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हियर मतलब कहाँ? ये कैफे जो टोक्यो में खोला गया है, यहाँ आप 35 स्नेक्स के बीच में के साथ अपने ड्रिंक को पी सकते हो। और फिर जो ये बोला है ना, नन ऑफ देम, यहाँ पे 35 स्नेक्स है और इस स्नेक्स में से एक भी जहरीला नहीं है। तो ये जो देम लगा है किसके लिए लगा है? ये स्नेक्स के लिए लगा है, ठीक है। ये स्नेक्स प्लूरल नाउन है, इसी के लिए प्लूरल प्रोनाउन लगा है। तो सी के तुरंत बाद बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी के बाद सी था, ये भी गलत, यही फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, एक कैफे खोला गया है, यहाँ आप 35 स्नेक्स के साथ अपना ड्रिंक ले सकते हो, बट उसमें से कोई भी जहरीला नहीं है। और कैफे का ओनर का कहना है कि मैं स्नेक्स को, एनिमल्स को बचाने में भरोसा रखता हूँ, इसीलिए वो मारे नहीं है किसी को। ओके, तो डी सी बी ए, थर्ड वाला। मैंगो, द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स, इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया।
अपने ऑप्शंस को छाटिए, अपना यहां मत देखिए। ओके, 4 ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, पहले ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। हम लोग को किसी हाल में 2 को छांटना है। इट रिजल्टेड मतलब रिजल्ट होना, तो ये तो होगा नहीं। इस वजह से ना प्राइस कम हो गया, ठीक है, इस वजह से प्राइस कम हो गया और सेल्स बढ़ गए। किसका प्राइस कम हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो सी वाला तो होगा नहीं, 2 हट गया। अब कंफर्म है कि ए के साथ डी ही होगा। देखो दोनों में ए के साथ डी, ओके, और यहाँ सी के बाद बी और यहाँ बी के बाद सी, तो आपको देख लेना है। मैंगो मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव। आम के दिनों में लोग को आम, इंडिया में सब लोग मैंगो लवर्स होते हैं, ठीक है। तो ए के बाद तो दोनों जगह टी है। 2017 में ओके, मैंगो लवर्स के लिए बहुत अच्छा ईयर था। तो ए के बाद डी, यहाँ भी ए के बाद डी। अब देखो कि बी पहले होगा या सी पहले होगा, बी पहले होगा या सी पहले होगा। पहले तो बोला है मैंगो प्रेमी इंडिया में है, और 2017 में बहुत अच्छा मैंगो का प्रोडक्शन हुआ, मतलब इंडिया बहुत अच्छा मैंगो लवर्स के लिए वो साल था। हाँ, पहले बी आएगा ना, पहले बी आएगा। क्यों? बी में बोला है देयर वाज अ बम्पर क्रॉप। 2017 मैंगो लवर्स के लिए बहुत अच्छा साल था। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब बम्पर मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ मैंगो का, और इट रिजल्टेड मतलब ये ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, ओके, कोई भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है। इट रिजल्टेड मतलब किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना। मैंगो का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इस वजह से प्राइस कम हुआ और सेल्स बढ़ गए। लास्ट वाला सी हो, सी ए डी बी सी ओके। हाँ, बम्पर प्रोडक्शन होगा तभी तो प्राइस कम होगा ना, तो बी के बाद ही सी आना चाहिए। नेक्स्ट, धीरे धीरे हम लोग लेंदी वाला भी करेंगे। इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। 2 ऑप्शंस किसी हाल में छाटना है। एक ऑप्शन ए से है, एक बी से है, एक डी से है और एक बी से। ऑप्शंस को दो को तो एलिमिनेट करना है ताकि आपका काम इजी हो जाए। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ए ऑप्शन ए वाला, इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। चाइना में थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। इसे मतलब किसे? इसे तो प्रोनाउन है ना, तो पहले तो किसी चीज के बताओगे ना, किसी चीज को सेलिब्रेट किया, तो ए तो हटा, ए तो हटा। अब दूसरा देख लो, 2 बी है और एक डी है। रीएनैक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज, कुछ परफॉर्मर्स आए थे। पहले बताओगे ना क्या फेस्टिवल हुआ, तो आंसर बी से ही होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, बी से ही होगा। और दूसरा देखो, दूसरा ऐसा भी देखो, सम परफॉर्मर्स नाउन है और इस नाउन के बदले ये प्रोनाउन आया है, तो बोलेंगे ना कुछ परफॉर्मर्स ने हिस्टोरिकल सेरेमनीज किया, ठीक है, और अदर्स, बाकियों ने। अदर्स किसके लिए लगा है? अदर्स परफॉर्मर्स के लिए लगा है। इसका मतलब है डी के बाद ही सी होगा। पहले तो परफॉर्मर्स बोलोगे, डी के बाद सी, ठीक है, डी के बाद ही तुरंत सी होगा। डी और सी, और डी से तो शुरू ही नहीं होगा, डी से तो किसी हाल में शुरू ही नहीं। और डी के बाद सी यहाँ भी है, डी के बाद सी यहाँ भी है, अब बी से ही शुरू होगा। बी में बोला है ना, द ल्यूनर न्यू ईयर ऑफ पिग बिगैन ऑन 5 फरवरी। ये जो लूनर न्यू ईयर है ये 5 फरवरी को शुरू हुआ, और इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया, तो बी के तुरंत बाद ए होगा।
बी के तुरंत बाद ए होगा, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, इस फेस्टिवल में परफॉर्मर्स कुछ ने ये किया और बाकियों ने ये किया, डी के बाद। थर्ड थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब मत सोचना कि मैम मेरा तो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इम्प्रूव होने में 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो। ऐसा नहीं सोचना कि 2-4 बना लिया और हो जाएगा, टाइम लगता है, डिपेंड करता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली जल्दी हो या टाइम लगे, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चलिए, वो फर्क नहीं पड़ता है जल्दी या देर, बस ऑल वी नीड इज इम्प्रूवमेंट। ऑप्शंस देखिए, सी, ए, सी, डी, बी तो ऑप्शन में है ही नहीं। सबसे पहले वाक्य में जब कोई फुल फॉर्म आया और शॉर्ट फॉर्म आया तो फुल फॉर्म पहले आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये फुल फॉर्म है और इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया है यूएसए, तो पहले तो हम फुल फॉर्म लगाएंगे और इस फुल फॉर्म का ही फिर शॉर्ट यूज करते हैं। तो मतलब जहां भी होगा ना, डी के बाद ही सी होगा, बट यहाँ सी के बाद डी, बट आंसर तो डी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी सी के बाद डी, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन तो हट गया आपका आंसर। पहले फुल फॉर्म डालोगे ना, ठीक है, फिर शॉर्ट फॉर्म डालोगे तो डी के बाद सी। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो डी के बाद सी है और यहाँ भी तो डी के बाद ही सी है, अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, अब देख लो ए से होगा या डी से होगा। ए से नहीं होगा ना। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट, यह वर्ल्ड का हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। यह किसी के लिए होगा ना, तो ए से तो होगा आंसर, ये हो डी में बोला है यूएसए इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द। यूएसए का लोकेशन बताया है, अटलांटा, ये और फिर बताया है यूएसए में 50 स्टेट्स है इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई, और ये वाला। थोड़ा सा टेक्निक सीखिए, टेक्निक सीखना है, हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मेरे स्टूडेंट का 1 महीने तक भी ना कंटिन्यूअस 1 मंथ भी मेरे स्टूडेंट का 0 आए ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज फॉर द लास्ट 14 ईयर उसका तो इम्प्रूवमेंट किसी हाल में होना ही है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप ही लोग बोलते हैं। जब आपके स्कोर बढ़ने लगते हो ना, तो बोलते हो मैम कितना हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे क्लोज टेस्ट को लेकर। एग्जाम में खुशी खुशी आके बोलते हो जब आपका आंसर की आता है, मैम मेरा सारा क्लोज टेस्ट करेक्ट हो गया है। ठीक है, मैं ये मान के नहीं बोल रही हूँ कि आपका पूरा 100 में 100 ही, मतलब पूरा 100% क्लोज टेस्ट ठीक करना है, बट कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो जाए, बस टिके रहना है। 1 महीने तक 0 भी आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं। सोच के कि मेरा एक ना एक दिन तो सुधरेगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, व्हाट यू हैव टू डू, देख रहे हो कि हर जगह आपको 2 ऑप्शन को छांटना है। 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे और आपके पास 2 बचेगा, तो उसमें चीज़ें आसान हो जाती। अभी तो मैं बेसिक करवा रही हूँ, अभी जब मैं मेंस करवाती हूँ तो आप देखते हो मेंस में कितना लेंदी आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्लोज टेस्ट तो मैंने, ये वाला PQRS तो मैंने बेसिक चुना है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंग्लिश में पिछले 2-3 साल से जिसका लेवल बढ़ा है तो वो PQRS, तो हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। यही सबसे डिफिकल्ट दे रहा है, ग्रामर तो बहुत ईजी आ रहा है। नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको, टेंशन बाकी चीज़ का लेना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ बच्चे ना मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत वाइब्रेट करते हुए मिलते हैं, दिन रात उन्हीं का नाम दिखता है, और हिस्ट्री बताता है कि जो दिन रात कमेंट बॉक्स में वाइब्रेट करते हैं ना, उनका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, 4-5 साल लग जाता है। जो कमेंट बॉक्स में साइलेंट है, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है, मतलब इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, जो बच्चा मुझे सिलेक्शन देता है ना, मैं उनका नाम भी नहीं जानती। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कमेंट बॉक्स में एकदम इनएक्टिव रहता है, सिर्फ बातों को सुनता है। अचानक से उनका डार्क हॉर्स बन के मैसेज आ जाता है, मैम मेरा हो गया,
और जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं ना वो तो वाइब्रेट ही कर जाते हैं। मेरे को अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भर भर के कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्लास में आते रहिएगा, आप मुझे खुद बोलोगे, ठीक है, खुद बोलोगे कि मैम अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि क्लोज टेस्ट कैसे बनाया जाता है, PQRS कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जल्दी से आ जाओ आप पैसेज पे, पैसेज पढ़िए, उसके बाद मैं आज आपको फिर एरर्स करवाऊंगी। हो जाएगा अंकुश, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, एकदम हो जाएगा। धीरे धीरे आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ इट ना, नो डाउट इट्स अ बैच फॉर बिगनर्स। तो फर्स्ट मंथ विल हिंदी करने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी कर भी लोगे तो क्या होगा, PQRS में कोई हिंदी काम नहीं आता। चाहो तो रिकॉर्डेड भी देख लेना, वो तो आपके कन्वीनियंस पे। कोई बात नहीं है रितेश जी, अभी आपका 0 भी आया है, कोई दिक्कत नहीं। ईडीएम्स का शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसके अलावा पढ़ोगे तो वहां से नहीं आएगा। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आज मैंने नहीं दिखाया है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। किसी दिन क्वेश्चन दिखा के आपको पैसेज पढ़वाऊंगी, और किसी दिन पैसेज पढ़वा के आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, और आप लोगों से पूछूंगी कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसमें स्कोर अच्छा आ रहा है। पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाला, इसको मैं समझाऊंगी, पहले आप इसको पढ़ो, पढ़ के डन बोलना। हेलस्टॉर्म का मतलब है ओला वगैरह जो पड़ता है, ओले पड़ना। डन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले एक बार करवा देती हूँ, फिर जो हमारे बिगनर्स है उसको मैं बारी बारी से समझाऊंगी। सबका मीनिंग मैं समझाऊंगी। चलिए एक बार अपने स्टूडेंट का आंसर ले लेती हूँ, आंसर से पता चल जाता है ना बच्चा कितना समझा है। द गिवन पैसेज क्या है, पैसेज को पढ़ के क्या लगा, कॉमेडी है, आर्टिकल है, अ कैरेक्टर स्केच है, एन ऑटोबायोग्राफिकल पीस है।
मिल जाएगा। समुद्र मंथन बुक आपके मैंने आज पूछा था, समुद्र मंथन बुक जो मैं अभी टेस्ट ले रही हूँ ना मेंस का, वहाँ पे देना है। तो 4 बच्चों ने अपना एड्रेस भेज दिया, एक ने भी नहीं भेजा। क्या लग रहा है ये, क्या है? कॉमेडी लग रहा है, पढ़ के कहीं से कॉमेडी वगैरह लगा है? इट्स अ कैरेक्टर स्केच। बताऊंगी पहले अब एक एक चीज समझाऊंगी। कैरेक्टर स्केच। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एडवाइस गिवन बाय अंकल विल्मर टू सेफगार्ड अगेंस्ट लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब है बिजली कड़कने से अपने आप को बचाने के लिए कौन ऐसा एडवाइस है जो अंकल ने नहीं दिया था? ठीक है, कौन सा उनके सुझाव में, कौन सा सुझाव शामिल नहीं था? न्यूज आर्टिकल थोड़ी है। कौन सा सुझाव? ना नहीं दिया था, सॉरी। क्लाइम अप टू द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, उसको तो बोलते हैं कि सबसे ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर में चढ़ना नहीं है, दूर रहना है, क्योंकि बिजली सबसे पहले उसी पे गिरता है। नेक्स्ट, अंकल विल्मर वॉज अगेंस्ट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। अंकल विल्मर ना इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थे, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए बिकॉज अंकल विल्मर को लगता है घर में बिजली नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, कि उनको अंधेरे में खेलने में मजा आता था। उनको चिंता थी कि जेड वुड बी एट रिस्क, ऐसा कुछ नहीं था। उनको लगता था ना कि जिस इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से हम बच रहे हैं, अगर घर में वो बिजली आ जाए तो वो तो और डेंजरस है, और डेंजरस। नेक्स्ट पढ़ा, अभी मैं आपको समझाती हूँ। व्हाई डिड अंकल विल्मर से दैट लाइटनिंग इज अ लिविंग थिंग? ये जो बिजली है ना, ये भी लिविंग थिंग है। फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था। लिविंग थिंग बोला कि अंकल विल्मर ने बोला कि लाइटनिंग इज अ लिविंग थिंग बिकॉज ये कैट की तरह कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। कैट भी तो लिविंग है। हाँ, अब देखो ये हमारे पास सब, एक बार स्कोर बताइएगा। देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती पहले से, तो ये पैसेज किस बारे में है, ठीक है, इसके लिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, होल पैसेज, तभी आपको पता चलेगा किस बारे में। अगर क्वेश्चन दिखा देती तो ये नहीं है, ठीक है, बिजली से रिलेटेड, तो उसके लिए भी पूरा पैसेज पढ़ना होता। और तीसरा, अंकल विल्मर, ये पढ़ लेते हैं ना कि अंकल विल्मर इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थे, घर में इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थे। तो अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते तो जब पैसेज पढ़ते तो थोड़ा देख लेते आप ध्यान से उस लाइन में कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थे। और दूसरा, वो लाइन थोड़ा सा ध्यान, जहाँ लिखा होता है ना कि लाइटनिंग भी तो एक लिविंग थिंग ही है, लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना जो है, ये भी तो एक लिविंग थिंग है, तो वो लाइन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ सकते थे। ठीक है, किसी किसी दिन हम क्वेश्चन देके पैसेज पढ़ेंगे, किसी किसी दिन पैसेज देके क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्कोर शेयर करिए 4 आउट ऑफ 4। चलो अब एक एक करके समझा देती हूँ, उसके बाद एरर्स करेंगे। जिसको जो लाइन नहीं समझ में आया ना, और ये भी है जो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। मान के चलिए जो आपको नहीं समझ में आया वहां से कुछ क्वेश्चन नहीं है। माई अंकल, मेरे अंकल का नाम विल्मर था, ये यूज टू स्पेंड आवर्स, यही है ना, घंटों बिताते थे, एवरी डे चेकिंग ऑन द लाइटनिंग रॉड्स दैट स्टूड गार्ड ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। आपको पता होगा कि पहले क्या होता था ना कि घर के ऊपर एक रॉड टाइप से लगा दिया जाता है, ताकि मतलब उसको क्या है, बिजली से बचाने के लिए। वो क्या होता था कि उस पर बिजली गिरती थी ना, तो वो बिजली को मतलब खींच लेता था, ओके, और बिजली का प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ता था। तो वो बोल रहे थे कि वो घंटों बिता देते थे क्या देखने में, चेक करते रहते थे। उनके घर के छत पे जो लाइटनिंग रॉड रखा हुआ था,
ठीक है, उसको चेक करने में बिता देते थे। वी गेट अ लॉट ऑफ स्टॉर्म्स, ये बोल रहे हैं हमारे स्टेट में बहुत सारे आते हैं। समटाइम्स वी सी विंड, समटाइम्स हमारे यहाँ के विंड 60 माइल्स पर आवर हो जाता है, और हेल भी आता है, ओले भी पड़ते हैं। लाइटनिंग का मतलब है बिजली। अंकल विल्मर वुड से इज अ लिविंग थिंग। देखो यहाँ पे मिल गया, उनका कहना है कि बिजली तो एक लिविंग थिंग की तरह है। क्यों? क्योंकि वो एक कैट की तरह है, वो किसी को भी अटैक कर सकता है। एनीथिंग दैट मूव्स इट विल स्ट्राइक एनीथिंग दैट मूव्स। तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिला ना। हाँ, अभी तो वायरिंग वगैरह अर्थिंग वगैरह दे दिया जाता है, पहले ज़माने का था ये। तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिल गया ना। इनका कहना है कि लाइटनिंग इज अ लिविंग थिंग। लाइटनिंग लिविंग थिंग क्यों है? क्योंकि ये कैट की तरह है, इट कैन स्ट्राइक लाइक अ कैट। और यू हैड बेटर नॉट टेम्प्ट इट, ही ऑलवेज टोल्ड। बिजली के साथ जैसे हम लोग कैट को टेम्प्ट करेंगे ना तो कैट आप पे अटैक करेगी, उसी तरह बिजली के साथ भी छेड़छाड़ नहीं, लाइटनिंग के साथ। और उन्होंने एडवाइस दिया, देखो एडवाइस वाला है, क्या क्या एडवाइस दिया था। ही एडवाइज माई कजिन्स एंड मी टू बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द नियरेस्ट शेल्टरिंग ट्री। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब बिजली वगैरह कड़कता है तो पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है। बिजली कड़कने के वक्त बोलते हैं कि थोड़ा माइंडफुल मतलब केयरफुल रहना है, शेल्टरिंग ट्री, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है। ओके। और ही सेड वन शुड बी प्रिपेयर्ड। जैसे ही बिजली कड़कने लगे ना, सीधा आप ग्राउंड में लेट जाओ, लाइक अ हॉट पोटैटो, ग्राउंड में लेट जाओ एकदम शांति से। ओके। एट द फर्स्ट साउंड, जैसे ही थंडर, जैसे ही बादल गरजता है उसी समय आप क्या करो कि लाइटनिंग इज अट्रैक्टेड टू द टॉलेस्ट थिंग अराउंड। जब भी बिजली ना, बड़े बड़े पोल, बड़े बड़े टॉलेस्ट चीज़ों पे बिजली जल्दी गिरते हैं, तो आपको ये पता है। तो इसके लिए आपको क्या, फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला है कि बिजली सबसे टॉल चीज़ को अफेक्ट करता है। थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा मजाक में यहाँ बोला है। तो अंकल विल्मर बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट 16 साल की थी, उसकी हाइट 6.2 थी। ओके, 6.2 हाँ की हाइट थी। थोड़ा सा यहाँ पर हंसी वाला बात बोल दिया है। तो मेरे अंकल तो कुछ ज़्यादा ही चिंतित था, वो टॉल गर्ल थी, मतलब बिजली सबसे पहले उसको अटैक करे। फिर बोला है अंकल विल्मर डिड नॉट टेक काइंडली टू द पावर कंपनी मैन हु केम नॉकिंग वन डे इन 1936। डिड नॉट टेक काइंडली, ये जो पावर वाला मैन आया था ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला मैन आया था, तो उसको अंकल विल्मर ने बहुत काइंडली, विनम्रता पूर्वक उससे बातचीत नहीं की, बहुत विनम्रता पूर्वक वाला बिहेवियर नहीं दिखाया। क्यों? आगे जाके बताया। दिस वॉज द ईयर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज। ठीक है, उसी साल गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है कि इस गांव में बिजली लाया जाए, लेकिन उस पर्सन को उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया। ठीक है, मोस्ट पीपल लाइक अंकल विल्मर वर अ लिटिल वरी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिसिटी इन देयर होम्स। कुछ पीपल को ना, कुछ पीपल अंकल विल्मर की तरह थे, ओके, जो थोड़ा सा केयरफुल थे कि क्या घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। मैनी ऑफ अस हैड रनिंग वाटर एंड वी जस्ट वॉरेंट श्योर दैट द टू मिक्स्ड। तो उनको लग रहा है कि हमारे घर में पानी वानी भी है, रनिंग वाटर तो है ही, एंड वी वॉरेंट श्योर इलेक्ट्रिसिटी लाया जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ नेगेटिव था। नेवरदिलेस, फिर भी Uncle Wilmer was downright floored when the man said he wanted to string power lines up to the house. ठीक है, तो मतलब विल्मर को बहुत ज़्यादा अपोज किया, उनको पसंद नहीं आया घर में बिजली लाने का। मैन ने बोला कि पावर लाइन्स हम लोग बनाएंगे। नियरली लूजिंग हिज टेम्पर, गुस्से में विल्मर ने बोला, हियर आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई पावर टू कीप फ्रॉम गेटिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड यू वांट टू ब्रिंग इट राइट टू माई डोर स्टेप। उनका कहना है कि मैं अपने घर को बिजली से, बिजली मतलब वो आसमान वाली बिजली से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने घर को, कि मेरे घर पे बिजली ना गिरे, उसके लिए मैं दिन भर एवरीडे मैं देखते रहता हूँ, मैं सर पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बिजली से अपने घर को बचाने के लिए। ही सेंड द मैन ऑन हिज वे, और नो बोल के, थैंक यू बोल के उसको भेज दिया। ओके,
बट इन द मंथ्स डेट फॉलोड, आने वाले कुछ महीने में, वी ऑल इवेंचुअली रिलेंटेड एंड लेट इन द लाइट, बाद में तो हमें पछतावा होने लगा। अरे ये तो गलत बात है ना, ये आसमान वाली बिजली से घर की बिजली का क्या लेना देना है, घर में तो बिजली चाहिए। अफसोस हुआ, उसको तो डांट के भगा दिया। आई मस्ट एडमिट, प्लेइंग चेकर्स इन द डार्क इज अ टैलेंट यू कैन इजिली लूज विदाउट डेली प्रैक्टिस। इन्होंने बोला है, मैं एडमिट करूंगा, ओके, प्लेइंग चेकर्स इन द डार्क इज अ टैलेंट। अंधेरे में चेकर्स, लूडो, चाइनीज चेकर्स खेलना एक, अंधेरे में नहीं खेल पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा बिजली का इंपॉर्टेंस बताया है, ओके। और फिर आप बोला है, हाँ अच्छा ये बताओ, कॉमेडी तो नहीं है, ठीक है, कहीं भी हंसने उसने वाला नहीं है। और देखो ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपनी जीवनी के बारे में लिखना खुद से, ठीक है, खुद से। अगर आई पूरे पैसेज में आई रहता ना, मतलब ऑथर खुद अपनी जीवनी के बारे में बता रहे हैं खुद से, लेकिन यहाँ पे ऑथर नहीं बता रहे हैं। देखो माई अंकल, कोई और व्यक्ति है जो अपने, कोई और व्यक्ति है जो विल्मर उनके अंकल है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे उनका क्या बोलूँगी, उनका नेफ्यू है, भतीजा भांजा जो भी होगा, जो अपने अंकल के बारे में बता रहा है। अंकल खुद आके नहीं बता रहे हैं, अंकल खुद आके नहीं बता, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी है। और ये न्यूज़ का कुछ आर्टिकल वगैरह भी नहीं है जो किसी, ये एक कैरेक्टर स्केच है, एक कैरेक्टर स्केच है जहां अंकल के, विल्मर के क्वालिटीज के बारे में बताया गया, तो इट्स अ कैरेक्टर स्केच। मैं आपको बताऊंगी राजमन, नो नीड टू वरी कि क्या चीज़ ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना या पहले पैसेज पढ़ना, ओके। ये बिजली जो है ना, ये लाइट, आसमान वाली जो बिजली है, लाइटनिंग, आसमान, बादल गरजता है और बिजली आती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली है वो तो अलग है। इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली जो आपके घर के अंदर, आसमान वाली बिजली को थोड़ी घर के अंदर ले आए, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। लाइटनिंग आपने सुना होगा ना, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर मतलब बादल गरजता है, फिर बिजली भी कड़कता है, वो वाला अलग। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अरे जिस बिजली को मैं अपने, जिस बिजली से मैं अपने घर को बचा रहा हूँ, बादल वाली, और आप घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, चलो जाओ, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। गलत है ना, कैसे ऑनलाइन क्लास करेगा, ये वाला बिजली नहीं होगा ऑनलाइन क्लास कैसे होगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइस, कौन सा एडवाइस नहीं दिया, एडवाइस में दिया ना कि जैसे बिजली कड़के तो एकदम फ्लोर पे सो जाओ, नियरेस्ट ट्री का ध्यान रखो, मूव मत करो, लेट जाओ जमीन पे, ये सब एडवाइस दिया था। कौन सा एडवाइस नहीं दिया था कि सबसे टॉल, सबसे ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर पे जाके चढ़ जाओ, अरे वहां तो बिजली का और भी खतरा है, तो ये वाला एडवाइस नहीं दिया था, ये नहीं दिया था। विल्बर का दिमाग खराब हो गया है। कैरेक्टर स्केच के बारे में ना, किसी व्यक्ति के बारे में बताना पूरा, जैसे आप सीबीएसई वगैरह में भी, मतलब किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र के बारे में बताना, उसके क्वालिटीज की, वो क्या क्या था, ठीक है। विल्मर के मतलब जन्म से लेकर अंत तक क्या क्या क्वालिटीज, मतलब पूरी उसकी चीज बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, अंकल विल्मर वॉज अगेंस्ट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। अंकल विल्मर इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थे घर में, क्यों? क्योंकि उसको डर था कि जेन रिस्क में आ जाएगी। उसको चेकर खेलने में मजा आता था डार्क में, ऐसा थोड़ी था। उसको लगता था ना कि ये जो बिजली है, सरकार की तरफ से जो बिजली दी जा रही है, ये आसमान वाली बिजली की तरह खतरनाक है। यार वो सोचा था कि सप्लाई ऑफ वाटर रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड अंकल से डेट लाइट, ये तो बता दी। हॉट पोट, एक तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू, लेकिन एक हॉट पोटैटो का मतलब होता है ना, एक हॉट पोटैटो की तरह लेट जाओ, मतलब एक ही जगह पे शांत,
शांत होके लेट जाओ जब भी बिजली कड़कने वाली। शेल्टर का मतलब है पनाह लेना। डोर स्टेप का मतलब होता है ठीक दरवाजे पे, दहलीज पे। इवेंचुअली का मतलब होता है अल्टीमेटली, ठीक है। नॉकिंग का मतलब है खटखट। ओके, तो ध्यान रखना। लिखो शेल्टर का मतलब है किसी को शेल्टर देना, प्रोटेक्ट करना, आश्रय देना। शेल्टरिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली। कहाँ चला गया इवेंचुअली? कॉपी में लिखते जाइए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से। फाइनली। डोर स्टेप का मतलब है, डोर स्टेप मतलब एकदम दरवाजे पर, ठीक है, एकदम दरवाजे पर, एकदम स्टार्ट एट द डोर स्टेप, दरवाजे पे, एकदम दहलीज पे। और चेकर्स, अरे चेकर्स गेम है, चाइनीज चेकर्स वगैरह, चेकर्स गेम होता है ना, एक गेम है ये। ओके, चलो अब आ जाओ एरर पे। शुरू हो जाइए। स्टेनो में 127 मार्क्स आए हैं, स्टेनो में 127 मार्क्स आए हैं ना। तो बताओ कि अगर क्या बोलूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं, खुश करूं या फिर से तैयारी की बात करूं। स्टेनो में पिछले 4 साल से रिकॉर्ड गया है, इनका कट ऑफ तो 140 प्लस ही जाता है सबसे ज़्यादा। अब तो सीजीएल का, स्टेनो का 140 प्लस जाएगा। कैरेक्टर स्केच लिख लीजिए। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी, जो आप खुद लिख रहे हैं, और बायोग्राफी मतलब आपकी जीवनी किसी और के द्वारा लिखी गई है। ऑटो मतलब खुद। हाँ, देयर इजेंट मेनी राइस, देखो मच, मच अनकाउंटेबल के लिए, जिसको गिन नहीं सकते हैं, और मेनी काउंटेबल के लिए, ठीक है। तो चावल को थोड़ी गिन सकते हैं, तो देयर इजेंट मेनी राइस नहीं होगा, देयर इजेंट मच राइस। मच लगाना, मच। वेरी गुड। 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. स्टेनो का कट ऑफ 140 से बहुत ऊपर जाता है, 140 से तो ज़्यादा जाता है। हाँ, 10 किलोमीटर्स। अब आप बोलोगे कि मैम 10 किलोमीटर्स में तो एस लगा है, पूरे 10 किलोमीटर्स है, और 10 किलोमीटर्स के साथ तो आर सही है ना, बट यहाँ पे 10 किलोमीटर्स मिल के एक डिस्टेंस बना रहा है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, दूरी, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इस। माई फादर डिसवेडेड मी, डिसवेड करना मतलब डिस्करेज करना, निराश करना, रोकना। मेरे फादर ने मुझको प्रमोट नहीं किया, रोका जॉब के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। ये एरर वही बच्चा बनाएगा ना जिसका पूरा ग्रामर खत्म हो गया, बाकी बच्चे क्लास को क्विट कर सकते हैं। अच्छा, जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है ना वो बताना है। अब हमारा स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आपने तो यहाँ पे मच लगाया, तो देर के साथ आर नहीं लगाएंगे, नहीं, क्योंकि मच अनकाउंटेबल है ना, और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो देर के साथ यहाँ आर नहीं होगा। अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता देर इजेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं थे, तो देर के साथ हम इस भी लगा सकते हैं और देर के साथ आर भी लगा सकते हैं। देर इजेंट मच वाटर, ठीक है, देर के साथ इस भी लग सकता है, देर के साथ आर भी लग सकता है, बट देखना है कि बाद का नाउन कौन सा है। बाद का नाउन स्टूडेंट्स है, ठीक है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है, और स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, इसलिए मेनी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आर लगाओ, आरेंट।
लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वाटर, वाटर को तो गिन नहीं सकते हैं ना, तो जिसको गिन नहीं सकते हैं मच लगेगा और उसके साथ सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। हाँ, माई फादर डिसवेडेड मी, हाँ बताओ, एज ही वॉन्टेड, क्योंकि वो चाहते थे कि माई हायर स्टडीज, कहाँ पे एरर है? वांटेड थोड़ी हो, वांटेड तो सही है, ही वांटेड मी, वांटेड में कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, एज भी सही है मेरे फादर मेरे को रोक रहे थे जॉब लेने से, क्योंकि एज, आज ही मैंने पढ़ाया है ना कंजंक्शन चैप्टर में कि एज कारण बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एज की जगह ना सिंस भी होता तो वो भी सही होता, एज की जगह बिकॉज भी होता तो वो भी सही होता, क्योंकि आपको पढ़ाया तो था कि एज कंजंक्शन है, ठीक है, एज भी कंजंक्शन है। ये देखो, ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद कारण भी बताया जा रहा है, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो। आंसर मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है, आंसर वेरी गुड सावित्री, सही आंसर दिया, सही आंसर दिया। आपको याद होगा जब मैंने आपको जीरन पढ़ाया था, मेरे फादर ने मेरे को रोका जॉब लेने से, माई फादर स्टॉप्ड मी, माई फादर स्टॉप्ड मी टू ट्राई, नहीं, माई फादर प्रिवेंटेड मी, प्रिवेंटेड मी टू गो, ठीक है, स्टॉप्ड, प्रिवेंटेड, प्रोटेक्टेड, प्रोहिबिटेड, पढ़ाया है मैंने, प्रोहिबिटेड। उसी तरह डिबार, डिबार का मतलब है रोकना, किसी को किसी चीज काम करने से रोकना। आई स्टॉप्ड हिम टू डू द वर्क नहीं होगा, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम, किसी को किसी चीज से रोक रहे हो ना तो वहां पे फ्रॉम, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम, और फ्रॉम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड लगाना। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। मेरे फादर ने मेरे को रोका, डिसवेडेड मी, और डिसवेड का मतलब है स्टॉप करना, रोकना, फ्रॉम, फ्रॉम आ गया तो जीरेंड होगा, फ्रॉम ट्राइंग। द लेंथ ऑफ अ मेल स्वॉलोज टेल, स्वॉलो एक तरह की बर्ड है, नहीं नहीं, वांट्स, वांट्स नहीं होगा, वांटेड होगा। वांटेड इसलिए होगा ना क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है, फादर ने पास्ट टेंस में आपको रोका था तो वांटेड ही रहेगा। द लेंथ ऑफ अ मेल स्वॉलोज टेल रिवील हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल स्वॉलो, स्वॉलो यहाँ निगलने के सेंस में नहीं है, एक स्वॉलो वर्ब होता है जिसका मतलब है खाना को बिना चबाए निगल जाना, यहाँ एक वर्ड है। आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, जिसका कमेंट, ठीक है, जिसका कमेंट मुझे लग रहा है ना, जिसका डाउट आ रहा है, साथ साथ आंसर करते जा रही हूँ। The length of a female swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow. मेरे को 4-3 आंसर मत देना, सीधा बताओ कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है। वेरी गुड रूपल, वेरी गुड। ये जो रिवील है ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले ये लेंथ है सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसकी लेंथ? अ मेल स्वॉलोज टेल, तो ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, बीच में प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के पहला वाला सब्जेक्ट। अब ये रिवील क्या है? हिज अट्रैक्टिवनेस, ये तो आपका नाउन हो गया। ये फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है, ये वाला। अब इस सेंटेंस में एक सेंटेंस बिना वर्ब का अधूरा है, ठीक ना, वर्ब का सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा है, तो ये जो ये रिवील है वर्ब, ठीक है, रिवील करना। अब ये रिवील जो वर्ब है किसके लिए लगा है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है ना, तो किसके लिए? लेंथ के लिए, और लेंथ सिंगुलर है तो रिवील्स होगा ना, रिवील नहीं होगा, रिवील्स होगा, ठीक है, रिवील्स, रिवील्स सिंगुलर होगा। वर्ब में एस लग गया, सिंगुलर हो गया। नाउन में एस लगता है प्लूरल, बट वर्ब में एस लगता है सिंगुलर। ये तो इजी है। द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन।
आ गया आपका। जब भी हमारा, अगर देखो यहाँ पे दो चीज, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। यहाँ पे एक चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब है एक बच्चा। अगर चिल्ड्रन तो प्लूरल होता, चिल्ड्रन में बहुत सारे हैं, तो चाइल्ड तो सिंगुलर है, ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर है। और पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं, पेरेंट्स तो प्लूरल है। अब आपको लगेगा कि पेरेंट्स को देखते हैं तो प्लूरल लगेगा, चाइल्ड को देखते हैं तो सिंगुलर लगेगा। अलोंग विथ से जुड़ा है, ठीक है, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, तो हम किसको देखते हैं, ठीक है, पहला वाला को पढ़ा है ना आपने, पहला वाला को देखते हैं, चाइल्ड, तो वॉज हो जाएगा, वॉज। He is more smarter than his brother, though he does not earn much money. बहुत पैसे कमाता नहीं है, बट भाई से ज़्यादा स्मार्ट। ये प्रैक्टिस बैच है भाई, ठीक है, ये वही वाले बच्चे अटेंड करेंगे ना जिसका सिलेबस हो गया। मेरे को एरर भी बताएंगे, ठीक है, और मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे भी एरर है वो भी बताना, और कौन से चैप्टर का एरर है वो भी बताना। अगर मुझे चैप्टर भी बता दोगे ना तो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा ना कि बच्चा, हाँ, एडजेक्टिव का एरर है। वेरी गुड विशाल। देखो मोर स्मार्टर नहीं होगा, ठीक है, मोर भी कंपैरेटिव है और स्मार्टर भी कंपैरेटिव है, दो एक साथ कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे। जब स्मार्ट का ईआर लगा के बनता ही है, स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के बनता है, फिर से मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम मोर तब लगाते हैं ना, जब हम मोर तब लगाते हैं जब जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, ठीक है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है तो हम मोर लगाते हैं। इंटेलिजेंट का भी इंटेलिजेंटर नहीं बनता है तो हम मोर लगा देते हैं। बट स्मार्टर का, पुअरर का, वाइजर का बनता ही है तो नहीं लगाना। तो यहाँ पे ये हटा दो, ये इज स्मार्टर। लेकिन ठीक है, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, ही इज मोर स्मार्टर नहीं होता बट मच स्मार्टर हो सकता था। या तो मोर हटा दो, सिर्फ स्मार्टर लिखो, या तो मच भी कर सकते हो, मच स्मार्टर भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता, यही चीज़ इम्प्रूवमेंट में आया होता, ही इज़ मच स्मार्टर, ऐसा रहता, ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ठीक है। और इसको ये अंडरलाइन कर देते, इसको अंडरलाइन कर देते और एक ऑप्शन में देते स्मार्टर, में देते मच स्मार्टर। किसको टिक करते, दोनों ऑप्शन में रहता, किसको टिक करते हैं, मोर और स्मार्टर तो एक साथ नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ये सुपरफ्लुअस हो गया। मोर भी कंपैरेटिव है और स्मार्टर भी कंपैरेटिव है, दोनों एक साथ नहीं है। वैसे देखा जाए तो स्मार्टर के साथ मोर नहीं आएगा, ये भी सही है। बट अगर मोर नहीं आएगा तो हम मच लगा सकते हैं। तो अगर दोनों सपोज आ गया, अगर दोनों आ गया ना, तो वैसे तो दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों आ गया तो हम इसको करते क्योंकि ये बोल रहा है ना कि स्मार्टर में भी बहुत ज़्यादा स्मार्टर है। देखो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकती हूँ, ही इज स्मार्टर दैन हिज ब्रदर, ठीक है, ही इज स्मार्टर दैन हिज ब्रदर। और फिर मैंने लिखा ही इज मच स्मार्टर दैन हिज ब्रदर, दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम सेकंड वाला को ही क्यों चुना, आपने पहला क्यों नहीं चुना। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में बोल रहा है कि वो अपने भाई से स्मार्टर है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में बोल रहा है ना अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही स्मार्टर है।
तो थोड़ा सा उसके स्मार्ट होने की तीव्रता नीचे वाले में बढ़ा के बोली जा रही है। तो यहाँ भी वही था, मोर स्मार्टर, स्मार्टर तो है ही बट कुछ ज़्यादा ही स्मार्टर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है ना, कुछ ज़्यादा स्मार्टर है, तब हम इसको चुनेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम इसको भी चुन सकते। मनी अनकाउंटेबल है, हाँ, तो मनी के साथ मच लगा हुआ है ना, मच मनी सही है। किसने बोल दिया कि मनी काउंटेबल होता है? मनी इज मुद्रा, मनी का अमाउंट नहीं, सॉरी, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी की अमाउंट होते हैं। आपने सुना होगा ना कि आपने कितना अमाउंट पे किया है। अच्छा ध्यान से सुनो। आपसे मैं पूछूंगी ना, आपने कितना अमाउंट पे किया है, ठीक है, कितना अमाउंट पे किया है, मतलब मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, इसीलिए मनी के लिए हम मच लगाते हैं। बट मनी के अंदर आपका करेंसी आता है, जैसे इंडिया का करेंसी रुपी है, उसका डॉलर है, अमेरिका का पाउंड है, तो रुपीस, करेंसीज, पाउंड सब काउंटेबल होते हैं। रुपीस को काउंट करोगे, डॉलर्स को काउंट करेंगे, बट मनी का अमाउंट होता है, इसलिए मच लगा। ओके, यस। मोर को भी रिमूव कर सकते हैं, बट अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो कोई तो एक ही चुनना है ना। Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional. रुपीस, करेंसीज काउंटेबल होते। हाँ, टाइम देखो मैम। देख लिया है, बंद कर रही हूँ, अब खत्म कर रही हूँ। चलो आ जाओ, राजा रवि वर्मा, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। 10 तक करवा लेती हूँ। नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। अगर आप नियम कानून को नहीं मानोगे ना तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। लैंड यू, जल्दी 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 कर, टाइम मैं देख रही हूँ भाई, देख रही हूँ टाइम। नाम का 1 घंटे का बैच होता है, वो 1.5 घंटे ही हो जाए। बच्चे को पता है कि कंप्लाई का मतलब होता है सहमत होना, और कंप्लाई के साथ इसको रट लो अपने दिमाग में, जब तक एग्जाम नहीं होता है फिक्स कर लो। कंप्लाई का मतलब होता है सहमत होना, कंप्लाई के साथ विथ आता है, और अबाइड के साथ, अबाइड का मतलब भी होता है नियम कानून को मानना, सॉरी, अबाइड के साथ बाय होता है, एग्री करना, सहमत होना। तो बाय कंप्लाइंग, बाय नहीं होगा, बाय कंप्लाइंग विथ, विथ लिख लीजिए, एवरग्रीन क्वेश्चन है एग्जाम का। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज offered by the government is also seen as a reason to get more educated. एक पर्सन हो और उसी के 2 क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है ना, तब तो वहां मोर लगाते हैं, वो तो अलग केस है। कंप्लाई के साथ विथ, अबाइड के साथ बाय। द रिडक्शन, जो रिडक्शन किया गया, डिक्रीज किया गया था कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में, ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडीज, सब्सिडीज के इंक्रीज होने की वजह से जो रिडक्शन हुआ है एजुकेशन कॉस्ट में, इस वजह से बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। कहाँ पे एरर है? बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म, ऑफर बाय द गवर्नमेंट नहीं है, सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। अरे मोर एजुकेशन थोड़ी होगा, मोर एजुकेटेड, मोर एजुकेशन थोड़ी होगा, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, मोर एजुकेशन नहीं होगा। गेट के बाद ना, यू गेट, जैसे मैंने बोला आई गॉट डिफीटेड, गेट के बाद V3 आता है, आई गॉट एजुकेटेड,
एजुकेट किया गया है लोगों को, V3 करेंगे। लास्ट वाला, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा। आगरा जाने के बहुत सारे ट्रैवल के माध्यम है, बट मेरे को रोड ट्रैवल अच्छा लगता। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। यू गेट एजुकेटेड, एजुकेटेड होना, तौर तरीके सीखना। एजुकेशन अलग है और एजुकेटेड होना अलग है। एजुकेशन तो ज्ञान से रिलेटेड है, एजुकेशन इज ज्ञान, और एजुकेटेड होना मतलब वेल मैनर्स, तौर तरीके सिखाना। प्रेफर के साथ प्रेफर के साथ रट लिया है ना। अरे प्रेफर के साथ तो 2 आएगा, प्रेफर के साथ मैम ध्यान नहीं आता है, प्रेफर के साथ 2 आता है, ठीक है। लेकिन 2 तो तब लगाओगे ना जब 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ऐसा रहता है ना, आई प्रेफर, ठीक है। जब 2 चीज के बारे में जिक्र है, मेरे को रोड से जाना अच्छा लगता है, ट्रेन से नहीं। बट यहाँ पे तो कहीं भी कंपैरिजन कर ही नहीं रहा है, कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ पे आर होगा। देर के बाद इस भी हो सकता है, देर के बाद आर भी हो सकता है। देर इज अ कैट, देर आर कैट्स। हमें कैसे डिसाइड करना है कि सिंगुलर चाहिए या प्लूरल? तो मोड्स प्लूरल है, बहुत सारे माध्यम है जाने, आर हो। हाँ चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कर लेंगे ये सबको भी कंप्लीट कर लेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वाले सीरीज में ऐड कर दूंगी। ओके यहीं तक रखते हैं, अब एंड किया जाए। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। कल तो आपका प्रैक्टिस बैच नहीं है ना, कल समुद्र मंथन का बैच। चलो थैंक यू एवरीवन, एंड किया जाए। 1.5 घंटे का बैच हो ही जाता है। प्रेफर के साथ ना जरूरी नहीं है कि यही सब लगाओगे। जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफ़ी, यहाँ पे नहीं लगाना है 2। आई प्रेफर कॉफ़ी, मेरे को कॉफ़ी पसंद है, यहाँ पे 2 मत लगाना। लेकिन अगर दूसरे चीज़ का जिक्र आ गया ना, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, अगर दोनों चीज़ का अलग अलग जिक्र आ गया तब 2 लगा। 9th वाला समझा दीजिए एक बार। 9th वाले में बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी ऑफर किया गया है। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी, कभी कभी वर्ब का 3rd फॉर्म बगैर इज़े मार के आ जाता है। बाय वाला सेंटेंस पैसिव में जाता है ना। जैसे द बुक वॉज गिवन बाय मी, गवर्नमेंट के द्वारा कोई किया गया है, तो ये पैसिव ले जाओगे और पैसिव में 3rd फॉर्म डालो, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है चलो थैंक यू। एंड किया जाए, कल मिलते हैं।